रहीम क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर होम्योस्टेसिस टॉपिक प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है और कैसे यूरिन बनता है। तो यूरिन बनने का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 3 स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं इसके? सबसे पहला स्टेप होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, और प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन जो होता है वो जो हम लोगों ने पढ़ा था नेफ्रॉन का पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था रीनल कॉर्पसल का रीजन। अब रीनल कॉर्पसल के रीजन के अंदर ये प्रोसेस होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन का। ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बोमेन कैप्सूल भी दिखाई दे रहा है, साथ में बोमेन कैप्सूल के अंदर आपको क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं। अब क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज के अंदर जब ब्लड आता है तो ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ आता है। जब ब्लड काफ़ी प्रेशर के साथ आता है तो ब्लड के अंदर जो शामिल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाते हैं। बोमेन कैप्सूल के अंदर इंटर होने के बाद इसके बाद जो ब्लड क्लीन हो जाता है वो दोबारा से बॉडी की तरफ चला जाता है। ठीक है, जिस आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है वुमेन कैप्सूल की तरफ दैट इज़ नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल, और जिस आर्ट्रियोल के थ्रू वापस बॉडी की तरफ जाता है दैट इज़ नोन एज इफरेंट आर्ट्रियोल। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो था हमारा प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि पहला जो स्टेप था वो हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ होता है और किस तरह से होता है ये फर्दर हम डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन में ऐसे होता है कि ऑलमोस्ट जो रीअब्जॉर्प्शन है वो 125 मिलीलीटर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो होती है पर मिनट में। ठीक है, 125 मिलीलीटर रीअब्जॉर्प्शन पर मिनट में होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें होल डे की तो पूरे दिन में 180 लीटर तक रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब रीअब्जॉर्प्शन की हम लोग बात करें तो रीअब्जॉर्प्शन होती है ये जो ग्लोमेरुलर का पार्ट है इसमें यानी कि ग्लोमेरुलर के अंदर जो ग्लोमेरुलस के अंदर से यानी कि जो भी पार्टिकल वगैरह शामिल हो गए थे ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये ट्यूब्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल, इसके बाद आ जाती है डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ से जब प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट आता है, जब वही पार्टिकल्स वगैरह शामिल हो जाते हैं ट्यूब्यूल्स के पार्ट में, तो ट्यूब्यूल के पार्ट में सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। वाटर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके सामने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसके इर्द गिर्द फुली कवर्ड किया होता है कैपिलरीज ने इसको, इसलिए क्या होती है प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से जो रीअब्जॉर्प्शन होती है तो वो किसके अंदर हो जाती है, ब्लड के अंदर दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब ब्लड के अंदर दोबारा से जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो सेकंड पार्ट जो आता है हमारे पास वो आता है लूप ऑफ हैनल। ठीक है, लूप ऑफ हैनल में डिफरेंट सोल्यूट्स वगैरह की, साल्ट्स वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, साल्ट्स वगैरह में आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड आ जाता है, पोटाशियम वगैरह आ जाते हैं और कुछ आयंस वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन सा पार्ट है लास्ट, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में भी कुछ अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया रीअब्जॉर्प्शन वगैरह। अब रीअब्जॉर्प्शन के बाद अगर हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में ऐसे होता है कि दोबारा से इसके अंदर यानी कि ब्लड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स अभी मौजूद हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं इन ट्यूब्यूल्स के रीजन में ही दोबारा से स्क्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, कैपिलरीज से दोबारा से डायरेक्टली किस में शामिल हो जाते हैं, इन ट्यूब्यूल्स में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कि नेचुरल पॉइजन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो था हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन भी हो गया, रीअब्जॉर्प्शन भी हो गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो गया। ठीक है, इन तीनों के क्लियर होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी। ठीक है, किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है।
ऑस्मो रेगुलेशन, सो व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? साल्ट्स वगैरह की अमाउंट को मेंटेन रखना बॉडी के अंदर, दैट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। सो किडनी, जैसे कि आप जानते हैं, किडनी का यही वर्क होता है कि वो क्या करती है, ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा सोल्यूट्स वगैरह, एक्स्ट्रा साल्ट्स वगैरह को निकाल देती है और एक्सपेल आउट कर देती है हमारी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ यूरिन। ठीक है, तो किडनी एज अ ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन वर्क करता है। ठीक है, ऐसे करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। अब डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी यानी कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं किडनी में, या हम कह सकते हैं डिफरेंट इन्फेक्शंस जो किडनी को ख़राब करते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सो उसमें अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन दैट इज़ किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ किडनी स्टोन, किडनी स्टोन क्या होता है। तो किडनी स्टोन हमारी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ फूड जो हम डिफरेंट कैल्शियम वगैरह लेते हैं, कैल्शियम वगैरह डिफरेंट जो हम अपनी फूड में इस्तेमाल करते हैं, वो कैल्शियम हमारी बॉडी से अगर एक्सेस अमाउंट में हम लोग ले रहे हैं, यानी कि उतनी अमाउंट में नहीं ले रहे हैं जितनी अमाउंट में वो हमारी बॉडी से रिलीज़ भी हो रहा है, अगर वो हमारी बॉडी से कैल्शियम सेम अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो जाके हमारी बॉडी में, हमारी किडनी के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। हमारी किडनी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रही है। अब जैसे किडनी भी आपके सामने है और उसके अंदर, किडनी के अंदर मौजूद स्टोन भी आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर हम डिफरेंट यानी कि वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या होगा, इसी तरह से कैल्शियम जाके हमारी किडनी में स्टोर होता जाएगा और स्टोर होने के बाद वो एक किडनी स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, अब किडनी स्टोन की जो हमारे पास हम कहते हैं कि किडनी स्टोन कैल्शियम से मिलकर बनता है। इसके अलावा कैल्शियम जब कंबाइन करता है ऑक्जेलेट के साथ या फिर फॉस्फेट के साथ, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट मिलके 70% तक क्या बनाते हैं, स्टोन जो किडनी स्टोन होता है वो ऑलमोस्ट इनसे मिलके बना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड वगैरह की, तो यूरिक एसिड वगैरह से भी किडनी स्टोन बनता है और किडनी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं। इस तरह अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है डिफरेंट ट्रैक्स में आपको किडनी स्टोन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी किडनी स्टोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट इज़ यूरेटर के अंदर भी, इसके अलावा पेल्विस के रीजन में भी आपको किडनी स्टोन दिखाई दे रहा है। अब ये किडनी स्टोन जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं किडनी स्टोन हमने बताया कि डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अगर हम छोटे साइज़ के किडनी स्टोन की बात करें तो अगर छोटे साइज़ के किडनी स्टोन होते हैं तो उसमें ऐसा हम कह सकते हैं कि उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं कि किडनी से रिमूव आउट हो सकते हैं। और अगर नॉर्मल साइज़ के किडनी स्टोन है, यानी कि ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है दैट इज़ नोन एज लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है और लेज़र की जो रेज़ होती हैं वो बम्बार्ड करवाई जाती हैं किडनी पे। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी से किडनी पे बम्बार्ड करवाई जाती है और किडनी के अंदर जो मौजूद स्टोन होता है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। अब ये तो हो गया नॉर्मल साइज़ किडनी स्टोन को तोड़ने का प्रोसेस। इसके अलावा अगर हम कहते हैं अगर लार्ज साइज़ किडनी स्टोन होता है तो लार्ज साइज़ किडनी स्टोन का यही तरीका होता है, उसको रिमूव आउट करने का बॉडी से यही तरीका होता है कि उसका जो लास्ट हल होता है वो सर्जरी होता है। ठीक है, सर्जरी करके वो जो लास्ट लार्ज होता है, लार्ज स्टोन होता है, उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है। ये तो हमारा हो गया किडनी स्टोन, उसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर कैसे होता है, तो किडनी फेलियर हमारी किडनी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने की वजह से, या हम कह सकते हैं हमारे जो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जब अपना फंक्शन स्टॉप कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। ठीक है,
अब जो मोस्ट कॉमन काज होती है वो ये होती है कि ज़्यादा देर तक जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ की वजह से होती है, या तो फिर हाइपरटेंशन की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किडनी फेलियर जो होता है वो डिफरेंट जो हम लोग मेडिसिन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं मेडिसिन्स वगैरह का, उस वजह से भी किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम इसी तरह से बात करते हैं कि रीनल फेलियर जो होता है, तो अब रीनल फेलियर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो रीनल फेलियर होता है उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि जो नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं वो अपना फंक्शन वगैरह स्टॉप कर देते हैं। जब नेफ्रॉन अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं तो ऑब्वियसली ब्लड क्लीन नहीं होगा। जब ब्लड क्लीन नहीं होगा तो ब्लड के अंदर जो डिफरेंट वेस्ट वगैरह मटेरियल इन्वॉल्व होता है वो हमारे ब्लड के अंदर ही शामिल रहेगा, और इसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या ब्लड प्रेशर हो सकता है, या एनीमिया वगैरह हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स कुछ इसी तरह से होते हैं कि ये वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ये वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या यूरिन वगैरह में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इसके सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट्स की, तो ट्रीटमेंट किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकता है। एक तो डायलिसिस की वजह से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की वजह से। फर्स्ट वन, अगर हम डायलिसिस की बात करते हैं, डायलिसिस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ हीमोडायलिसिस, एंड सेकेंड वन दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस जो होता है, हीमोडायलिसिस में हम कहते हैं कि आर्टिफिशियली हम पूरा ब्लड क्लीन करते हैं। ठीक है, डायलिसिस असल में वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन करवाते हैं। तो हीमोडायलिसिस की ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। अब हीमोडायलिसिस में जैसे कि आप जानते हैं कि जो दो आर्टरीज बीन्स होती हैं उनको एक जगह यकजा किया जाता है। यकजा करने के बाद क्या किया जाता है कि निकाला जाता है, वीन से ब्लड लिया जाता है और उसको डाला जाता है किसके अंदर, एक मशीन के अंदर डाला जाता है, दैट इज़ नोन एज डायलाइज़र। ठीक है, एक मशीन के अंदर से पूरे ब्लड को पास करवाया जाता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है। जब ब्लड को पास करवाया जाता है पूरी डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर से, तो डिफरेंट ट्यूब्स के अराउंड एक फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज़ नोन एज डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, और अब इस ब्लड के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे कि हम लोगों ने कैल्शियम वगैरह की बात की थी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह की, तो वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, देन इस मशीन के साथ एक ट्यूब लगी होती है जो कि इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन को अलग कर देती है। अब ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सारे ब्लड के अंदर से डिफरेंट पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं। ऐड होने के बाद ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन अलग हो जाता है, और इसके बाद ब्लड क्लीन होने के बाद बॉडी के अंदर दोबारा इंजेक्ट करवाया जाता है। ये तो हो गया हमारे पास हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस के बाद अगर हम बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो पेरिटोनियल डायलिसिस कुछ इस तरह से होता है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेरिटोनियम हमारी क्या होती है, कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, उस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन डाला जाता है। ठीक है, वो पूरी कैविटी फिलअप कर दी जाती है। फिलअप करने के बाद क्या होती है, उसके अंदर जो डिफरेंट आर्टरीज़ वगैरह हैं, आर्टरीज़ वगैरह शामिल हुई भी होती हैं। उन आर्टरीज़ वगैरह के अंदर से क्या होता है, ब्लड डिफरेंट पार्टिकल्स पेरिटोनियम कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें शामिल होना शुरू हो जाता है। उसमें शामिल होना शुरू हो जाता है तो वो पेरिटोनियम कैविटी के अंदर से दोबारा से उस वेस्ट फ्लूइड को, डायलाइजिंग फ्लूइड जो था वो वेस्ट फ्लूइड बन जाता है, और उस वेस्ट फ्लूइड को दोबारा से बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। सो दैट इज़ नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद अगर हम बात किडनी ट्रांसप्लांट की, तो किडनी ट्रांसप्लांट भी कुछ इसी तरह से होता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट में आर्टिफिशियली क्या कर दिया जाता है, किडनी अलग से किडनी एक और किडनी ली जाती है, जिसमें कि ये ख़ास ये ख्याल रखा जाता है कि जो
डोनर होता है, जो ब्लड किडनी देने वाला होता है, उसका ब्लड ग्रुप ऑलमोस्ट मैच करना चाहिए किसके साथ, जो किडनी ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्टर के साथ मैच करना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, वहाँ से किडनी को ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, ठीक है। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, उसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन के जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं या फिर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी मैच होने चाहिए, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स भी मैच होने चाहिए और ब्लड ग्रुप भी मैच होना चाहिए। दैट्स वाई क्या हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है। अब ये तो था हमारा चैप्टर होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का ये आज का लास्ट टॉपिक था, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।